कक्षा 12 अर्थशास्त्र के बच्चे, आज मैं नया अध्याय 7 आय की अवधारणा पाठ आपको हम शुरू करने चल रहा हूँ। इसको आप अच्छे ढंग से आप इसको समझेंगे। ये देखिए, आय की अवधारणा। आय की अवधारणा क्या है? आय जो हम कहते हैं, एक आय किसको अर्थशास्त्र में कहा जाता है विशेष रूप से, वो ये है कि किसी वस्तु को बाजार में बेचने से जो धनराशि प्राप्त होती है उसको हम आय कहते हैं। अब एक आय होता है, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है किसी विभाग में, तो वो भी तनख्वाह पाता है यानी वेतन पाता है, तो वो भी उसका आय हो गया। लेकिन उस आय से हम लोग को मतलब नहीं है जो तनख्वाह पा रहा है। हम लोगों को मतलब है किसी वस्तु को बाजार में बेचने से जो धनराशि प्राप्त होती है उसे हम आय कहेंगे। यहाँ पर ये कंसेप्ट जो है, ये अवधारणा जो है लेनी है अर्थशास्त्र में। सर्विस से मतलब नहीं है। समझ में आ रही बात? यहाँ जरा देखो आप, ये उस धनराशि से होता है जो कोई व्यक्ति विशेष अपने समस्त साधनों से प्राप्त करता है। लेकिन अर्थशास्त्र में आय से मतलब उस धनराशि से है जो किसी वस्तु को बाजार में बेचकर प्राप्त की जाती है। तो यह बात समझ में आ गई? तो आगे जरा हम लोग चले देखते हैं। आय की माप। आय की माप कैसे आप निकालोगे? आय की माप जो है अर्थशास्त्र में इसकी 3 अवधारणा है। एक तो ये है पहला कुल आय, दूसरा है नीचे ये औसत आय, और तीसरा है सीमांत आय। तो तीनों को हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे। कुल आय किसे कहेंगे, पहले आप इसको जानो। कुल आय का अर्थ ये है कि कोई उत्पादक या फर्म जब किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उस वस्तु की जितनी इकाइयां हैं सभी को सभी बाजार में बेचने से जो धनराशि प्राप्त होती है उसे हम कुल आय कहेंगे। ये कह रहा है कि जब कोई फर्म या उत्पादक अपने उत्पादन का विक्रय करता है तो उससे प्राप्त होने वाली धनराशि को हम कुल आय कहेंगे। इसको हम TR कहते हैं, ये याद रहे तुमको। TR यानी टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू होता है आय, टोटल माने कुल। तो यहाँ इनकम शब्द नहीं है। इनकम का मतलब ये होता है जो व्यक्ति नौकरी करता है वहां पर इनकम होता है। तो यहाँ इनकम से मतलब नहीं है, यहाँ रेवेन्यू से मतलब है। तो इसको याद रहे, TR यानी टोटल रेवेन्यू। अब जरा नीचे आ जाए, इसमें देखो कुल आय बराबर कैसे निकालते हैं। कुल आय वस्तु की बेची गई कुल इकाई की संख्या, माने जितनी संख्या में बेची जा रही है उस संख्या में उसकी एक इकाई का जो कीमत होता है उसमें गुणा कर देने से जो धनराशि प्राप्त होगी या जो नंबर प्राप्त होगा उसको हम कुल आय कहेंगे। अब जरा नीचे उदाहरण में देखो आप, ये 50 रुपए की 30 इकाइयों की विक्रय करता है। किसी वस्तु की 30 पीस को एक दुकानदार मान लीजिए बेच रहा है और एक इकाई की कीमत 50 रुपए है, तो कितना उसको धनराशि प्राप्त होगी? तो उसमें आप क्या करोगे, 50 में 30 का गुणा कर दोगे तो ये 1500 आ जाएगा। माने बेची गई कुल इकाई की संख्या में एक इकाई का मूल्य को गुणा करने से जो नंबर प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे, कुल आय कहेंगे। तो चलिए अब जरा आगे हम लोग देखते हैं। नंबर 2, औसत आय। ये औसत आय क्या है? देखो, औसत आय को हम एक वस्तु की कीमत भी बोलते हैं। ये औसत आय कैसे निकालते हैं? यहाँ देखो करा, किसी फर्म की कुल आय को वस्तु की बेची गई कुल इकाई की संख्या से भाग देने पर जो नंबर प्राप्त होता है या जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम औसत आय कहते हैं। इसको कहते हैं AR यानी एवरेज रेवेन्यू यानी औसत आय का। औसत आय को हम क्या कहेंगे? वस्तु की प्रति इकाई कीमत होती है, यानी एक इकाई की कीमत होती है। ये याद रहे, ध्यान रखो। ये दोनों, जो कुल आय और जो औसत आय है और जो सीमांत आय तुमको हम पढ़ाने चल रहा हूँ, ये तीनों का डायग्राम आज वीडियो में तुमको हम बताएंगे। तो पहले परिभाषा जानो। सीमांत आय का सूत्र फिलहाल आप देखो। ये सीमांत आय का सूत्र क्या होता है? सीमांत आय MR बराबर कुल आय में अंतर बटा वस्तु की बेची गई इकाइयों में अंतर, डेल्टा Q। इसको डेल्टा त्रिभुज जो बनाए वो डेल्टा माने परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? ये जो है TR में परिवर्तन, ये Q माने वस्तु की बेची गई मात्रा में अंतर। MR बराबर TRN माइनस TRN माइनस 1। E का मतलब है, N का मतलब nवीं इकाई की कुल आय और उसके पीछे वाली इकाई की कुल आय, ये दिखाया है। तो इसके अंतर को हम सीमांत आय कहेंगे। अब जरा सा उदाहरण जैसा देखो आप, ये कह रहा है कि एक विक्रेता जो है 10 बैग 1200 रुपए में बेचता है, ठीक है, और तथा 15 बैग जो है 1600 रुपए के बेचता है। तो बताइए कि
इस प्रश्न में जो है सीमांत आय कितनी है, तो सीमांत आय कैसे निकालोगे आप, तो बस ये देखो फार्मूला तुम्हारा है नीचे, सीमांत आय बराबर कुल आय में अंतर बटा वस्तु की बेची गई इकाई में अंतर। कुल आय में अंतर कितना, ऊपर देखो ये पहले 1200 था, अब 1600 प्राप्त कर रहा है। 10 पीस बेचा बैग को तो 1200 रुपए, 15 पीस बेचा तो 1600 रुपए की आय प्राप्त होती है। तो अब 1600 में 1200 घटा दोगे तो अंश में लिखोगे 1600 माइनस 1200, अब बटा, अब ये 15 पहले 10 पीस बेचा था, अब बाद में 15 पीस, तो 15 में से 10 घटा दो, ये नीचे देखो हर में लिखा है। तो अब इसको घटाओगे तो 400 हो गया, इसको घटाओगे तो 5 हो गया, दोनों को भाग दे दो तो ये 80 रुपया हो गया। तो सीमांत आय 80 रुपए हो जाएगी। तो ये रहा आपका सीमांत आय। अब आगे जरा देखें, अब जरा इसको टेबल में जरा सी इसको देखो आप, ये टेबल क्या है, ये देखिए, ये पहला दूसरा कॉलम में देखो 1 2 3 औसत आय तुमको दिया है। मान लीजिए कि कुल उत्पादन की मात्रा दिया है और औसत आय तुमको दिया है, तो तुमसे पूछा जाए कि कुल आय निकालो और सीमांत आय निकालो, कैसे निकालोगे। अब इसी को तुमको बताया गया है, इसको आप ध्यान से देखें। ये उत्पादन की मात्रा, ये औसत आय। औसत आय में उत्पादन की मात्रा को गुणा करने पर इसको गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा कुल आय है। ऊपर आप देखो TR बराबर AR गुणे Q, AR यानी औसत आय में Q का गुणा कर देने पे गुणनफल क्या आएगा, TR आएगा। ऐसे ही देखो नीचे 60 में 2 का गुणा कर दो तो 120, 40 में 3 का गुणा कर दो 120। सीमांत आय कैसे निकालेंगे, ये पहले वाले नंबर को तो 10 का 10 लिख देंगे इसमें, है ना। अब नीचे कैसे ही नंबर आया, कुल आय में अंतर ये कितना हुआ, 120 में से 80 को घटा दो तो 40 हो गया। 40 में अब जो है 2 में 1 को घटा दो, 1 हो गया। तो 40 में 1 का भाग दे दें तो जो नंबर मिलेगा वो 40 हो जाएगा। या सीधे इसमें घटाओ, 120 में 120 घटाओ, ये 0 हो गया। इस तरीके से ये सीमांत आय प्राप्त करते हैं। ये देखिए सीमांत आय, कुल औसत आय और सीमांत आय और मांग की लोच में क्या संबंध है, इसको फिलहाल आप याद रखिए। इसका कैसे फार्मूला आया ये आपको रेखा चित्र में आगे हम बताएंगे कि ये कैसे आया। तो MR यानी सीमांत आय बराबर AR, ये क्या है, औसत आय, और 1 माइनस 1 बटा ED क्या है, मांग की मूल्य लोच, जो तुमको हमने पिछले मांग की मूल्य लोच वाले चैप्टर में हमने बताया है। नहीं अगर आता है तो मांग की मूल्य लोच के वीडियो को देखो आप फिर से दोबारा, तब आपको समझ में आएगा। MR बराबर AR बड़ा कोष्टक में 1 माइनस 1 अपॉन ED। ये सवाल लगाने में मदद करता है। चेक पॉइंट, किसी विक्रेता द्वारा वस्तु के विक्रय से प्राप्त धनराशि को क्या कहते हैं, बताओ, आय कहते हैं। आय के माप कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, सीमांत आय, औसत आय और कुल आय। अब आगे तीसरा क्या है ये तो जानते ही हो, अभी बताया हूँ उदाहरण में इसको। अब सीमांत आय का सूत्र लिखो, तुमको हमने बताया, और जितना अभी हमने बताया है टेबल में उसको अब ग्राफ से हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नए सोच के साथ और नई वीडियो में, तो आपको बताएंगे ये ग्राफ के द्वारा इसका। तो तब तक के लिए धन्यवाद।